यार ये सब बताने से वैसे पहले मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम होने वाला है यार। कहाँ से पढ़ाई करे भाई, बताओ यार। रैंक 100 आएगी, 1 आएगी, ये सब चीज़ें, AIR 1। तो ये लिखने में कुछ नहीं जाता कि अच्छा हाँ मैं 40 ला सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ला सकता हूँ। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अपनी कक्षा। तो मैं राघव फिर से आ गया हूँ एक स्ट्रैटेजी वीडियो लेके। ठीक है, क्लास 10th इस बार हम साइंस देखने वाले हैं। तो पिछली वीडियो यार मैंने मैथ्स की बनाई थी, क्लास 10 मैथ्स की, तो उसमें काफ़ी कुछ बताया था। रिमूव टॉपिक्स कैसे थे, जो भी तुम्हारी सारी चीज़ें थी, मतलब कि कैसे तुम्हें प्रिपेयर करना है, कम टाइम में कैसे तुम पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो भी कुछ वैसी होने वाली है, बट साइंस के ऊपर होने वाली है, जिसमें PCB हम तीनों ही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले आते हैं हम अपने फिजिक्स पे। यार ये सब बताने से वैसे पहले मैं तुम्हें क्लियरली बता देता हूँ, बहुत सिंपल एग्जाम होने वाला है यार। क्लास 10th बोर्ड का सबसे सिंपल एग्जाम होता है। 12th से भी ज़्यादा सिंपल 10th होती है, और 12th भी बहुत सिंपल है। जो बोर्ड एग्जाम है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो 10th में 40 नंबर का तुम्हारे पास पेपर आने वाला है। ठीक है, तो फॉर्मेट कुछ ऐसा होगा कि 40 है, तो इस बार फिजिक्स में 14 नंबर है 40 में से। एक्चुअली तो 50 नंबर का है, लेकिन वो 10 नंबर फ्री के होते हैं, तुम भी जानते हो, प्रैक्टिकल वाले। ठीक है, तो 14 का फिजिक्स है तुम्हारा, 16 मार्क्स का केमिस्ट्री है, और बायो सिर्फ 10 नंबर का आने वाला है इस बार। ठीक है, तो 40 टारगेट करना है अपन को, कुछ ये नहीं है कि 30 लाना है, 32 लाना है, बिल्कुल नहीं। हम 40 ही कवर करने वाले हैं। और मैं एक और वीडियो में तुम्हें ये बताऊंगा कि क्या मिस्टेक्स तुम्हें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो भी ज़रूर से देखना। बट यहाँ पे फिजिक्स पे अगर मैं आता हूँ तो मेरे 2 टॉपिक्स आ रहे हैं बस यहाँ पे। क्या, एक तो है यार लाइट, और दूसरा है ह्यूमन आई ऑन द कलरफुल वर्ल्ड। बेसिकली इसको हम लाइट पार्ट 2 कह सकते हैं, उसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला चैप्टर है मेरा। ठीक है, तो लाइट में रिफ्लेक्शन मैंने यहाँ पे डेज भी लिख दी है, जैसे कि तुम देख सकते हो कि 5 दिन में हमारा जैसे लाइट कवर होगा, और ये तो 2 दिन में तुम कर सकते हो। तो लाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही मेन चीज़ है। जो दूसरी चीज़ है उसका तो इतना कुछ है नहीं, और लाइट में से कुछ भी सिलेबस रिडक्शन नहीं है, जिसकी मैं अभी बात करूँगा आगे जाके। ठीक है, तो फिजिक्स का तो कुछ ऐसा सीन है, बहुत सिंपल है। 14 नंबर का है, मेन टॉपिक यही है। उसके बाद एक छोटा टॉपिक है फिजिक्स में। बेसिकली मान लो 1.5 चैप्टर्स आ रहे हैं तुम्हारे। ठीक है, अब बात करते हैं यार केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में क्या क्या है। केमिस्ट्री पहली बात तो सबसे बड़ी आएगी इस बार, जो कि है 16 फ्रिकिंग मार्क्स। ठीक है, 16 नंबर की केमिस्ट्री है, देख सकते हो तुम, क्योंकि 3 चैप्टर है हमारे पास, 1 2 3 यहाँ पे। और बहुत अच्छी बात यह है कि यार अपनी कक्षा 9th and 10th में, ठीक है, 9th 10th वाले चैनल पे, जिस पे तुम बोलते हो कि 9th की वीडियो नहीं आती, बट हमने यार ये तीनों केमिस्ट्री में कवर कर रखे हैं ऑलरेडी। तो मैं बाकी भी मिल जाएगी, मैथ्स के में तो मैं बना ही रहा हूँ, तो वो मिल जाएगी तुम्हें। बट हाँ, केमिस्ट्री में तुम्हारे पास तीनों है, केमिकल और रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेसिस एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यहाँ से सिर्फ यही एक चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि छोटा इसलिए हो गया है थोड़ा, क्योंकि इसमें से कुछ टॉपिक नहीं आ रहे, डिलीट हो रखा है, बाकी दोनों पूरे आ रहे हैं। तो अगेन मैंने लिखा है कि यार ये 3 से 4 दिन में हो सकता है। ठीक है, ये 4 दिन में हो सकता है, और ये 3, ये जो मैं डेज लिख रहा हूँ ना यहाँ पे, ये मैक्स नंबर ऑफ डेज मान के चलो तुम। तो मतलब कि अगर मान लो मैं ये भी मान रहा हूँ कि तुम मैथ्स भी कर रहे हो उस दिन, तुम इंग्लिश तो 2 दिन का टॉपिक है, बट फिर भी SST पढ़ रहे हो, तो उस हिसाब से मैं ये डेज लिख रहा हूँ, वरना ये 3 दिन वाला टॉपिक नहीं है, और भी जल्दी हो सकता है। तो क्योंकि तुम सारी चीज़ें पढ़ोगे, तो इसलिए यहाँ पे ये वाले डेज लिखे हैं मैंने। अब अपने बायो की तरफ बढ़ते हैं यार अपने। ठीक है, तो बायोलॉजी में क्या है, एक चैप्टर आ रहा है सिर्फ, पर 10 नंबर का है। ठीक है, थोड़ा हैवी चैप्टर है, और ये 5 दिन लगाएगा। ये चीज़ थोड़ी है कि तुम्हें अच्छा खासा इसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। वैसे थोड़ा बहुत याद ही करना है, रट्टा मारना कह सकते हो, बट फिर भी बायोलॉजी में यही है। लाइफ प्रोसेसेस नाम का तुम्हारा ये चैप्टर आ रहा है। ठीक है, अब थोड़े से ना यार डिलीटेड टॉपिक्स की भी बात करते हैं। रिमूव क्या है। पहली बात तो बायो में से कुछ भी रिमूव नहीं है। टर्म 2 की जो बायो है, उसके कुछ चैप्टर्स में से कुछ चीज़ें रिमूव्ड है, बट लाइफ प्रोसेसेस में कुछ भी नहीं हटा रखा। अब अगर मैं फिजिक्स की बात करूँ, तो फिजिक्स में से यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन आई इन द कलरफुल वर्ल्ड, इसमें एक्चुअली क्या क्या नहीं आ रहा। जब तुम NCERT में जाते हो, तो जहाँ से तुम्हारा प्रिज्म शुरू होता है, ठीक है, जो प्रिज्म शुरू होता है ना, प्रिज्म वाला टॉपिक, ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, उसके बाद से सब कुछ आ रहा है। उससे पहले तुम्हें टच नहीं करनी है, NCERT नहीं आने वाला कुछ। तो तुम देख सकते हो, फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन अ ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड करेक्शंस, एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज। मेन जो चैप्टर था ह्यूमन आई के बारे में, वो नहीं आ रहा है, तो प्रिज्म वाली चीज़ें आ रही है इसमें। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी सही है, इसलिए ये चैप्टर बहुत छोटा बन चुका है, और तुम 2 दिन में भी या 1 दिन में भी निपटा सकते हो इसको। केमिस्ट्री की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मैंने कहा था ना, इसमें जो मेटलर्जी वाला टॉपिक है, यहाँ लिखा है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेसेस, करोजन एंड प्रिवेंशन। करोजन भी नहीं आ रहा, उसके बेसिकली मेटलर्जी के बाद कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है,
आफ्टर मेटलर्जी नथिंग इज़ कमिंग। तो बचा क्या फिर? कुछ भी नहीं। छोटे से टॉपिक से यार टर्म 140 रखना है ना। देखो एम तो बड़ा रखेगी अपन, ठीक है, एम तो 40 का रखोगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। और जब मैं कहता हूँ कि हाँ तुम आराम से 40 में से 40 या फिर और अच्छे नंबर लाओगे, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 10th की साइंस इज़ ईजी, इसलिए सारे बच्चों को 10th की साइंस पढ़नी पड़ती है, इवन अगर कॉमर्स ले भी रहे तो, ठीक है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ वेरी ईजी, ठीक है। तो सही है। अब यार मैंने मैथ्स में यार ये बताया था कि कुछ कुछ रिमूव टॉपिक्स जो है वो तुम्हें पढ़ने चाहिए, ताकि 11th और 12th में तुम्हें दिक्कत ना आए। क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा है? देख लेते हैं। देखो मेटलर्जी और करोजन, अब ये बाद में जाके आता है काफ़ी, ठीक है। तो येस यू कैन एक्चुअली स्किप दिस थिंग। वैसे तो पढ़ सकते हो अगर पढ़ रहे हो, बट इट इज़ नॉट दैट नेसेसरी। इवन अगर मान लो 11th-12th के पर्पज से मैं कहता हूँ तो येस आता है, मेंस में भी आता है ऐसे में तो यार मेटलर्जी, बट फिर एक्चुअली पढ़ना तो पड़ता ही है वापस से वो चीज़। तो येस इसमें कोई इशू नहीं है इफ़ यू स्किप दिस थिंग, ठीक है। अगर हम बात करें यार इसकी ह्यूमन एंड कलरफुल वर्ल्ड की, तो हाँ इसमें 12th में आएगा तुम्हारा ऑप्टिक्स, ठीक है, 12th क्लास में। तो यहाँ से अगर तुम ये सारी चीज़ें स्किप कर भी लेते हो ना, ये मैं सिर्फ वो कह रहा हूँ अपना ह्यूमन आई की फंक्शनिंग है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है ना एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, तो ऑप्टिक्स में तो ऑलरेडी ये सब चीज़ें है, ठीक है। तो ये सब ऑब्वियसली आता है तुम्हारा 12th क्लास में, ऑप्टिक्स अच्छे से आता है। तो यस इफ़ यू कैन कवर दिस थिंग कि डिफेक्ट्स को छोड़ के एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेज, तो डेफिनेटली यार तुम कर सकते हो ये चीज़, ठीक है। बट ऑलरेडी लाइट में तुम्हें स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बता रखा है, ठीक है, लाइट में स्फेरिकल मिरर्स के बारे में तुम्हें बता रखा है वहाँ पे। तो आई डोंट थिंक कोई सीन होना चाहिए। रे डायग्राम भी बहुत बढ़िया से है वहाँ पे, तो मेन चीज़ तो उसमें कवर्ड है। यू कैन स्किप दिस, अगर कर सकते हो तो कर लो। फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई की इतनी भी कोई नीड नहीं है, बाद में जाके फिर वो 2 साल बाद वाली बात हो जाती है, ठीक है। तो छोड़ सकते हो, मैथ्स वाला सीन फिर भी अलग है, ठीक है। तो कहाँ से पढ़ूँ? बच्चों का मेन दिक्कत प्रॉब्लम, कहाँ से पढ़ाई करे भाई बताओ यार। बताते हैं। पहली बात, सिर्फ NCERT इज़ इनफ, मोर देन इनफ, बाइबल लिखा है मैंने, ठीक है। अब मैथ्स में मैंने कहा था कि एग्जाम्पलर भी सही रहता है, NCERT प्लस एग्जाम्पलर या फिर सिर्फ RD करके, बट साइंस के अंदर इतना कोई नीड नहीं है। अगर तुम बैक एक्सरसाइज ढंग से सॉल्व करते हो, बैक एक्सरसाइज तो इतनी नहीं होती, इंटेक्स एक्सरसाइज जितनी भी है बीच बीच में, सारे क्वेश्चन इसके ढंग से बनाते हो यार, पढ़ते अच्छे से हो, वो टॉपिक कवर करके जाते हो, तो कोई भी इशू नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। सिर्फ NCERT काफ़ी है, इस एग्जाम्पलर की इतनी ज़रूरत नहीं है साइंस में, सही बताऊँ तो, ठीक है। देखो डू बैक एक्सरसाइज अच्छे से, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है यार, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, इससे आते ही है कई बार के, हमेशा आते हैं। फोकस ऑन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे सोचते हैं कि चलो MCQ वाला पेपर है, हम क्वेश्चंस करके चले जाते हैं, हम प्रैक्टिस कर लेते हैं बहुत सारी क्वेश्चंस की, बस क्वेश्चन को बनाना आ जाते हैं, रट लेते हैं कि अच्छा इसको ऐसे सॉल्व करना है। तो वो तुम्हें लॉन्ग रन में भी हेल्पफुल नहीं है, और अभी भी इतना हेल्पफुल नहीं है वो चीज़, ट्रस्ट मी। तो तुम बिल्कुल जैसे मान लो कि MCQ कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, तुमने 9th में जो पढ़ाई की है, जो तुम एक्चुअली में आंसर लिखते थे, अगर तुम्हें वो भी आते तो MCQ भी आते हैं, कोई इशू नहीं है सच उसमें, ठीक है। मेन अगर तुम्हें थ्योरी आती है अच्छे से, तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, तो तुम किसी भी प्रकार में क्वेश्चन आ रखा हो तुम उसको बना दोगे, कोई इशू नहीं है उसमें, ठीक है। अब यार यहाँ पे बात करते हैं एक्स्ट्रा मटीरियल। NCERT अगर मैं सिर्फ कर लूँ तो क्या मेरे 40 आ सकते हैं? अगर मैं वैसे टेक्निकली आंसर बोलूँ तो हाँ आ सकते हैं, अगर तुमने अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हैं तो तुम निकाल सकते हो, बट फॉर मोस्ट पीपल नहीं आते ऐसे में। क्यों? क्योंकि वही है कि अगर तुमने पहले से कभी इतनी प्रैक्टिस कर नहीं रखी, अपने फर्स्ट क्लास से लेकर 9th क्लास में तुमने कभी इतना ध्यान दिया नहीं, तुम सिर्फ एकदम से मान लो कि तुम अभी वीडियो देख रहे हो और तुम अभी शुरू करोगे सारी चीज़ें, तो उसके बाद भी आ सकते हैं 40, 39, 38, 40 आ सकते हैं, क्यों नहीं आ सकते। बट वही ये तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेगी, स्पेशली यार अब बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख। तुम हर जगह यार ये चीज़ सुनते हो, बज़वर्ड सा बना रखा है, लेकिन ये सच्चाई है। देखो पिछले 10 साल के जितने भी है, 10 या 5 जितने भी क्वेश्चन अगर तुम ज़्यादा कर सकते हो, तो मेजॉरिटी क्वेश्चन जो तुम्हें अभी मिलने वाले हैं ना, वो सेम बिल्कुल सेम क्वेश्चन आएंगे, 1-2 वैल्यू बदल देंगे, जैसे उसी को अब MCQ फॉर्मेट में कर दिया है। तो क्वेश्चन बहुत ही कम ऐसा चांस होता है कि एक नया क्वेश्चन आए, जितने भी 10 साल में आ रखे हैं उसी को कहीं ना कहीं मॉडिफाई करके तुम्हें दे देते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्पेशली उसमें ये देखो कि कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 5-7 बार आ जा रहा है, वो पक्का आएगा, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यार कोई भी तुम बुक ले सकते हो जिसमें 10 साल की तुम्हें मिले, और फिर सैम्पल पेपर यार एक चीज़ होती है जिससे ना इससे तुम्हें आइडिया लग जाता है। अब मान लो कि तुमने सैम्पल पेपर लिया, ठीक है, तो उसमें कुछ 15 से 20 सैम्पल पेपर्स होते हैं, तो सारे एग्जैक्टली 40 नंबर के, जैसे इस बार यार ओसवाल की तुम किताब खरीद सकते हो। ओसवाल का जो एक तो सैम्पल पेपर है ना, तो वो इस 2021 का जो तुम्हारा टर्म 1 बोर्ड है उसके ऊपर बेस्ड है स्पेशली।
तो उसमें MCQ क्वेश्चन है, बहुत अच्छी बात है, उसमें MCQ क्वेश्चन मिल रहे हैं तुम्हें और एग्जैक्टली 40 नंबर का वैसा ही पेपर आएगा जो तुम परफॉर्म करोगे बाद में जाके। तो अगर तुमने इसी में इतनी प्रैक्टिस डाल दी, तुम 10 सैम्पल पेपर उड़ाते हो मतलब बढ़िया नंबर, तो एक्चुअल में भी अच्छे ही लाओगे ना फिर। तो ये एक तुम्हें बहुत अच्छा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस देता है। अब बात करते हैं यार MCQ साइंस की बुकलेट। यार ये काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी मेरे को पर्सनली, ठीक है, 12th के लिए भी अच्छी है, उस साल की है यार। MCQ साइंस बुकलेट एक ऐसी चीज़ है, मतलब इसमें जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन थे, अब इसमें ऐसा नहीं है कि कोई नया क्वेश्चन डाल रखे हैं, बट इस बार जो नए नई चीज़ें जैसे केस बेस्ड स्टडी हो गई या सर्च एंड रीजन हो गया, नॉर्मल MCQ आ गए, ये 3 तरीके के MCQs थे ना इस बार। तो ये जितने भी MCQs है इन्होंने पुराने क्वेश्चन ही लिए होगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं है। जितना तुम्हारा NCERT है उसको उठाया, ज़्यादा कहीं बाहर से कुछ नहीं किया, NCERT उठाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, उसको MCQ फॉर्मेट में डाल दिया। तो वो एक अच्छी तुम्हारे लिए इन्होंने मेहनत करके दे दी, तो तुम उसको सॉल्व करोगे तो सही रहेगा कि तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि अच्छा MCQ क्वेश्चन इतने सारे ऐसे करने हैं। टाइम लिमिट पता लग जाएगी तुम्हें कि अच्छा यार पेपर तो इतने घंटे का है, मैं इतने में इतने क्वेश्चन बना पा रहा हूँ, कहीं MCQ ज़्यादा तो नहीं आ रहे, तो सबका तुम्हें आइडिया लग जाता है। मेन तो सैम्पल पेपर से ये ज़्यादा सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा, सबसे इंपॉर्टेंट तो PYQ है, फिर उसके बाद सैम्पल पेपर है, और फिर उसके बाद भी MCQ बुकलेट तुम्हारे लिए तब है जब तुम सब कुछ निपटा चुके हो लाइक इसके अलावा, और तुम्हें फिर भी और क्वेश्चंस करने हैं, तो यू कैन डेफिनेटली हैव अ लुक एट दैट, ठीक है, द सैम्पल पेपर थिंग। अब यार इसके अलावा मैं यही बोलूँगा कि एक तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्ज़ाम्स, और इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मैं ऑलरेडी 10th की वीडियो जो मैथ्स की बनाई थी, काइंड ऑफ रैंट था वो, बट सच्चाई यही थी कि हवा है, 10th का बोर्ड बिल्कुल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी। मैंने तो CC दिया था जिसमें वो GPA वाली चीज़ होती थी, उसके बाद से बोर्ड इज़ वेरी ईजी इवन दैन CC जो GPA सिस्टम होता था। बोर्ड सबसे ईजी चीज़ होती है, जो तुम्हारे स्कूल में पेपर बन के दे देते हैं ना तुम्हें, वो बहुत मुश्किल होते हैं कंपैरिजन में बोर्ड से। तो बोर्ड का पेपर काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है, सबसे अच्छी बात यही होती है इसकी, क्योंकि वो वही देखते हैं ना, वो सबको केटर करके चलते हैं, तो बढ़िया ही नंबर आएंगे इसमें। तो आप उनको जो भी A+ ग्रेड आता है तुम्हारा 95 से ऊपर गारंटीड है, पर प्रोवाइडेड कि तुम पढ़ोगे और मिस्टेक्स नहीं करोगे और तुम प्रैक्टिस से करोगे। कि देखो अब दिन कम बचे हैं, ठीक है, कितने 20 to 25 डेज बचे हैं तुम्हारे पास अराउंड, ठीक है, तो इसमें तुम्हें मैक्सिमम स्कोर करना है। आई होप यार तुम ऑब्वियसली शुरू कर चुके होगे अभी तक, ठीक है, अगर नहीं शुरू किया है तो कर दो भाई, और किसका वेट कर रहे हो, ठीक है, उसमें तुम मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश करोगे। मैं सही बताता हूँ, क्योंकि अभी तक अगर तुमने टच भी नहीं किया है कुछ, तो इट इज़ हार्ड टू स्कोर 40, येस इट इज़ अ फैक्ट। अगर अभी तक तुमने टच भी नहीं किया, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा हाँ या तो ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा हो तो हो सकता है, बट अगर तुमने अभी तक कुछ भी टच नहीं किया है तो इस केस में तुम मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करो, 37, 38, 39, ठीक है, एंड वाई नॉट 40 बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा बस, और तो कुछ नहीं है। तो आज की वीडियो के लिए फिर इतना ही था गाइस, ठीक है। आज का जो भी तुम्हारी साइंस की इसको स्ट्रैटेजी कह लो या अपने रिमूव टॉपिक्स तुम्हें पता लग गए, वो तो पता हो गए बहुतों को, बट क्या क्या करना है एक्चुअली में, कितने चैप्टर्स है, बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, यहाँ ज़्यादा कुछ घबराने वाली चीज़ है नहीं है। मैथ्स में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर ही चुका था सारी चीज़ें, तो साइंस भी बिल्कुल सेम सा ही सीन है। उल्टा यहाँ पे तो आई विल से कि कम चैप्टर्स आ रहे हैं यार, देखो 3+ कितना 2+1 6 चैप्टर्स आ रहे हैं बस तुम्हारे। मैथ्स में तो 8 चैप्टर्स आ रहे हैं, तो इसका सिलेबस बहुत कम है, तो तुम्हारे प्रिपरेशन का इतना कोई लोड नहीं है कि हमें को इतने क्वेश्चंस करने हैं, इतना कुछ है ही नहीं इतने क्वेश्चन, अब तो तुम लपेट सकते हो बहुत प्यार से, ठीक है। तो भाई मस्त यार, अपना 40 लाओ और खुश रहो, और धन्यवाद अगर तुमने अभी तक यहाँ तक वीडियो देखी, तो थैंक यू वेरी मच, ओके। तो बस फोड़ दो, और क्या करना है, 40 on 40। एम तो बड़ा है यार, एम बड़ा होना चाहिए, इसमें तुम्हारा कोई वो नहीं है कि यार कुछ दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, जब तुम IIT के लिए अगर पढ़ोगे या नीट के लिए अगर जाओगे, तो यूजुअली यार हर जो भी टॉपर बच्चा होता है या इन एनी केस अच्छी रैंक वाला होता है, वो अपने रूम में से लगा के रखता है, सब लगा के रखते थे हम भी कि अच्छा रैंक 10 आएगी हमारी, रैंक 100 आएगी, 1 आएगी, ये सब चीज़ें AIR 1। तो ये लिखने में कुछ नहीं जाता कि अच्छा हाँ मैं 40 ला सकता हूँ, हाँ बिल्कुल ला सकते हो, फुल ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। सिंपल भाई, सिंपल, बिल्कुल सिंपल भाई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत ज़्यादा सिंपल। तो ठीक है, तुमसे मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल्सो एक अपडेट यार ये है कि कुछ वन शॉट वीडियोज़ लाऊंगा मैं मैथमेटिक्स की, ऑफकोर्स क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, और प्रॉबेबली दूसरे सब्जेक्ट्स की मिल रही होगी तुम्हें PCB की, बट मैथ्स की मिल रही होगी। जितने भी 5 चैप्टर अभी बचे हैं ना, तो उनको हम जल्दी से लपेटने की कोशिश करेंगे कंप्लीट पर, ठीक है। ये नहीं कि उसमें कुछ कंजूसी होगी, कुछ कमी होगी, अच्छे से कराएगी, ठीक है। तुमसे मिलते हैं यार अगली वीडियो में, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।